हेलो स्टूडेंट। मैं प्रजापति नरेश फिर से एक बार आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 में प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली की कथा वस्तु, कवि परिचय और उसकी कहानी जो थी उसका हमने परिचय किया। और आज देखते हैं विगतवार उसका पठन जो करते हैं हम, यानी कि स्वच्छ अक्षर में उसका वांचन करना और उसका शब्दार्थ जो है वह, या तो फिर मुहावरों का अर्थ जो है वह, ये सब समझते हैं और फिर इकाई को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन। उसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है, रोचक है, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति जो है वह हरिवंश राय बच्चन की बिल्कुल गंभीर थी। दोनों बीमार रहते थे, वह और उसकी पत्नी श्यामा जो है वह दोनों बीमार रहते थे। वैसे कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है उन्हें क्षय की बीमारी थी, लेकिन यह बात जानते हुए भी उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी ने नज़रअंदाज कर दिया था और खुद उनकी सेवा में लगी रहती थी। और सेवा करते 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 एक दिन वह खुद थक गई और खुद बीमार पड़ गई, और ऐसे बीमार पड़ी कि शायद वापस वह कभी खड़ी हो ही न पाए अपने पैरों पर। तो इसीलिए वो शायद कहते हैं कि भाई हरिवंश राय बच्चन की देखभाल करते करते खुद मर गई थी। तब जाकर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। देखते हैं तो उसकी इकाई में क्या क्या लिखा है उन्होंने। सो कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी लाड़ प्यार करना, बीमारी को लाड़ प्यार करने वालों में से मैं न था। दुलराना यानी लाड़ प्यार करना। अब स्टूडेंट देखना, ये जो शब्दार्थ जो हैं, ये हर एक शब्दार्थ के हर एक शब्दार्थ जो है, तो शब्दार्थ के नीचे अंडरलाइन जो होती है उस शब्दार्थ को आपको लिखना है। तो कहते हैं कि दुलराना यानी कि लाड़ प्यार करना। तो मैं अपनी बीमारी को लाड़ प्यार करने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। तो फिर कहा है उन्होंने कि शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। जी हाँ, गांधी जी कुछ ऐसा मानते थे कि इंसान जब बीमार होता है तो वह एक अपराधी कहलाता है, क्योंकि अपने जो शरीर जो है, तो शरीर का ठिकाना जो होता है, तो उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की है, इसीलिए शायद वह बीमार होता है। तो फिर कहते हैं कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो ही हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए हर दिन, हर बार। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे तब भी छोटी छोटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था और भी अपने से काम लेता था। मुझे बड़े बुट्ट बुखार में, बड़े बुट्ट बुट्ट यानी कहते हैं कि तो तेज बुखार की बात की है। बड़े बुट्ट बुखार में मतलब बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजबूरी करके मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है। हरमज़दगी यानी कि हरामीपन है। हरमज़दगी यानी हरामीपन है गरीबों, और गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्चलित करती थी। और फिर कहा है, यह तो मैं नहीं कहूँ कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं
पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी-कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा जिसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं छात्रम ने नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा तो सिसिफस वरस्क हनुमान मैंने प्यूरिसी प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी एक बीमारी का नाम है। ये प्लूरिसी जो है वो एक बीमारी का नाम है, फेफड़ों की बीमारी, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, यानी उसे प्लूरिसी कहते हैं कि फेफड़ों की बीमारी थी। और फिर कहते हैं आगे, मुझे पराजित करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार शुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे बुद्ध भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी जब जब लेखक को यहाँ बीमारी मौजूद हुई या तो बीमारी महसूस हुई है, तब तब वह जितना काम करते थे उनसे ज़्यादा अधिक काम करते थे, क्योंकि बीमारियों में शायद ज़्यादा काम करते हैं तो बुखार जो है सामान्य जो दर्द होते हैं, सामान्य बीमारियां जो होती है वह गायब हो जाती हैं। ऐसी बात उन्होंने कही थी। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना यानी कहते हैं ना कि झकझोरना यानी हिला देना। झकझोरना यानी हिला देना, यानी ऐसी बीमारियां थी, ऐसे ऐसे बुखार थे कि उन्हें हिला दिया था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझके दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। आमदनी यानी कि पैसों की ज़रूरत थी, रुपयों की, उसके पगार की ज़रूरत थी, इसीलिए तो आमदनी की मुझे ज़रूरत थी कि आमदनी यानी पैसा, आमदनी की ज़रूरत थी। और किताबों की बिक्री बिक्री यानी जो बेचते हैं वह बेचना। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी और कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर संस्कृत में पढ़ाना भी पड़ता था और बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 या 102 के बीच डिग्रियाँ की गर्मी थी। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई थी। कभी कभी धीमी खांसी, दवा छौंकिया, दवा बांटू। एक होम्योपैथ कह रहा था कि कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी क्षय हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धि के बाहर। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं पाई जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर की भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कभी मेरी चिंता न बन जाए। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो मैं सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर विक्की मुखर्जी ने से अपनी परीक्षा कराऊं।
मैंने टालम टोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। यानी बच्चन जी की पत्नी श्यामा जो थी, श्यामा जानती थी कि शायद बच्चन जी जो है वह खाना नहीं खाएंगे तो अधिक बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र चलाया कि आप जब तक खाना नहीं खाओगे, डॉक्टर को नहीं बताओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया। अब वो शायद कहते कि भाई जो श्यामा जो थी, तो श्यामा शायद कहते कि भाई खाना नहीं खाएगी, तो कहते हैं कि वह बीमार पड़ जाएगी। तो हरिवंश राय बच्चन जी तो बीमार थे ही, और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाएगी। तो शायद कहते हैं इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिससे पिछले वह मैं वर्षों से इन भी महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी थी। ज्वर यानी ताव, ज्वर यानी ताव की बात की है, बुखार की बात की है। फिर कहा पर श्यामा तो मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले होते जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बिक्के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टोल की तो उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं, तब तक वो खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। तो नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने और इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही सद विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, चलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था क्या श्यामा के भाग्य में वैभव्य भी लिखा है या नहीं? ऐसी ऐसी बातों से परेशान थे लेखक, और ऐसी ऐसी बातें उनके दिल में दिमाग में चिंतित किए जा रही थी। फिर कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगता था। कठिन तो लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन में छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं। फिर कहा है कि ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता। उनकी बदली तो से आमदनी अनियमित और अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था। और फिर कहा है कि श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत से संभल भी गई थी और दृढ़ भी हो गई थी कि जैसे उसने पत्थर में अनुभव कर दिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यानी लेखक खुद भी बीमार थे, और उसकी देखभाल करने के सेवा चाकरी करते करते उसकी बीमार पत्नी जो थी, वो श्यामा जो थी, तो श्यामा भी बीमार पड़ गई थी। तो इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मर गया था। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। इन्होंने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, हम घर बैठकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में छुट्टी ले ली और किताबों की बिक्री के रुपए
किताबों की बिक्री से वे पड़े थे उनमें दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था कि जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए तो समय ही कहाँ था, और अब तो चिंता ही चिंता करने को भी थी। तो विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। तो मेरा इलाज ही या न हो, मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए और उसकी नियमित आमदनी अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, जिसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरे मौत हो गई थी। और फिर आगे कहा है कि श्यामा के लिए मैंने पारदर्शी दर्पण था और उसने सर यहाँ तक वीडियो रखते हैं स्टूडेंट, और फिर अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।